नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उन दिनों में जब भारत एक ऐसी खामोश तबाही के दरवाजे पर खड़ा था जिसे ना कोई नेता ऊंची आवाज में बोल पा रहा था, ना कोई अर्थव्यवस्था संभाल पा रही थी। साल था 1991। गर्मी का मौसम। दिल्ली की हवा में धूल भी थी और डर भी, क्योंकि भारत नाम के विशाल सभ्यता का चक्का अचानक थमने लगा था। विदेशी मुद्रा भंडार इतनी तेजी से गिर रहा था कि देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों की ही क्षमता बची थी कि वो दुनिया से तेल खरीद सके। सिर्फ 2 हफ्ते, इतना ही। और उस समय ये बात बाहर आने भर से पूरे देश में दहशत फैल जाती। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपनी कुर्सी बचाने में लगे थे, कांग्रेस समर्थन वापस ले चुकी थी, सरकार गिर रही थी और आईएमएफ की फाइलें टेबल पर धूल खा रही थीं। आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमण रिपोर्ट दे चुके थे कि अगर अभी तुरंत कुछ न किया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था घुटनों पर गिर जाएगी। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। विदेशों में भारत की साख गिर रही थी और कुछ ही दिनों में भारत के सोने को देश से बाहर भेजने की नौबत आ गई। ये वही घटना थी जिसने भारत को हिला दिया और ये जानकारी जनता से छुपाई गई ताकि पैनिक न फैल जाए। आरबीआई ने चुपचाप 47 टन सोना एयरलिफ्ट कर आईएमएफ के पास गिरवी रखा। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक लेकिन सबसे निर्णायक कदम था। देश में चुनाव हो चुके थे, परिणाम आए और अब प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी के बाद पहली बार उनके बेटे राजीव गांधी भी अब नहीं थे तो कुर्सी पर आई पीवी नरसिम्हा राव। ये वही नरसिम्हा राव थे जिन्हें लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, चुप रहने वाले, राजनीति में शांत लेकिन दिमाग में तूफान लिए हुए। पर असल खिलाड़ी तो अभी आने वाला था, वो शख्स जिसने अकेले खड़े होकर भारत का आर्थिक भाग्य बदल दिया। उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें 24 जून 1991 को देश का नया वित्त मंत्री बनाया गया। वित्त मंत्रालय में बैठते ही उन्हें पहला डोज मिला। आरबीआई ने रिपोर्ट रखी कि विदेशी मुद्रा भंडार महज $1.2 बिलियन पर है, जो सिर्फ 2 हफ्ते का आयात करा सकता है। दुनिया के बाजारों में भारत की क्रेडिट रेटिंग गिर चुकी थी, डॉलर कर्ज बढ़ रहा था और वैश्विक तेल संकट भारत की कमर तोड़ चुका था। आर्थिक इतिहासकार बताते हैं कि भारत का यह संकट इतना बड़ा था कि कुछ आईएमएफ के अधिकारियों ने यह तक कहा था कि इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, यानी भारत कर्ज चुकाने में असमर्थ होने वाला था। और यही वो क्षण था जहां से इस कहानी में आता है सस्पेंस, थ्रिल और एक ऐसा फैसला जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बीच एक बंद कमरे की निर्णायक बातचीत हुई। आईएमएफ से मदद लेनी ही पड़ेगी, पर आईएमएफ मुफ्त में पैसा नहीं देता। आईएमएफ अपने साथ लाता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, यानी आर्थिक सुधारों का पैकेज, जिसमें पुरानी समाजवादी नीतियों को तोड़ना और भारत को खुली अर्थव्यवस्था की तरफ ढकेलना शामिल था। भारत को तय करना था, या तो सुधार करो या फिर डूब जाओ। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। सुधारों की पहली लहर आई। नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991। लाइसेंस राज जो 1950 के दशक से देश की छाती पर बैठा था, उसे एक झटके में खत्म कर दिया गया। अब फैक्ट्री लगाने के लिए दर्जनों लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। विदेशी निवेश को पहली बार बड़े पैमाने पर अनुमति मिली। खासकर 51% एफडीआई की अनुमति ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए दरवाजे खोल दिए। कोलगेट हो, कोका कोला हो, होंडा हो, दुनिया भारत की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन देश में इसका विरोध भी शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि ये तो देश को बेचने जैसा है, लेकिन असली खेल तो इससे भी बड़ा था। दूसरा सुधार आया भारतीय मुद्रा यानी रुपए का डिवैल्यूएशन। ये एक ऐसा निर्णय था जिसे सार्वजनिक होने से पहले पूरी कैबिनेट को भी नहीं बताया गया था। 1 जुलाई 1991 को रुपए का मूल्य 9% गिराया गया और फिर 3 जुलाई को दोबारा 11%, कुल 20%। ये वो क्षण था जब पूरा देश सदमे में था। लेकिन इसके पीछे एक ही तर्क था कि अगर भारतीय निर्यात सस्ता होगा तो विदेशों में उसकी मांग बढ़ेगी और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार सुधरेगी। तीसरा सुधार आया वित्तीय क्षेत्र का सुधार। नरसिम्हम समिति 1991, जिसने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की सर्जरी की। बैंकों पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ, निजी बैंकों का रास्ता खुला, एनपीएस को नियंत्रित करने की प्रणाली बनी और सेबी को शक्तिशाली कर दिया गया ताकि निवेशक सुरक्षित रहें।
चौथा सुधार आया निजीकरण और विनिवेश। सरकार ने सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को धीरे धीरे निजी हाथों में देना शुरू किया। ये वो कदम था जिसने आने वाले दशकों में देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार दी। पांचवा सुधार था व्यापार उदारीकरण। टैरिफ कम हुए, आयात नियंत्रण की जंजीरें टूटी और भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के नाम पर बनाई गई पुरानी दीवारों को हटाने लगा। लेकिन क्या ये सब आसान था? बिल्कुल नहीं। संसद में भाषण देते वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया विच टाइम हैज कम। ये वही वाक्य था जिसने दुनिया को भारत के इरादे दिखा दिए थे। पर असली कहानी तो ये है कि भारत की जनता को पता भी नहीं चला कि देश दिवालिया होने से बस कुछ घंटे दूर था, सिर्फ कुछ घंटे। देश को बचाने के लिए सोना गिरवी रखने जैसी घटनाएं, IMF की कड़ी शर्तें, राजनीतिक विरोध और भीतर ही भीतर टूटती हुई अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच भारत ने 1991 में वो रूप ले लिया जिसे आज हम नई अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यही वो सुधार थे जिनकी वजह से भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर 1991 में ये मोड़ ना लिया गया होता तो संभव है कि आज भारत पाकिस्तान, श्रीलंका या अर्जेंटीना जैसी आर्थिक स्थिति में होता। लेकिन UPSC की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए सवाल ये है कि 1991 के सुधार अंततः किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी LPG मॉडल। ये मॉडल भारत के लिए मजबूरी भी था और अवसर भी। ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था जिसे IMF की शर्तों पर लागू किया गया, लेकिन भारत ने इसे अंधाधुंध नहीं अपनाया। भारत ने कंट्रोल्ड लिबरलाइजेशन अपनाई, कंट्रोल्ड प्राइवेटाइजेशन अपनाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवेश भी अपने तरीके से किया। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 1991 के सुधारों का आधार सिर्फ संकट नहीं था। 1980 के दशक में ही अर्थशास्त्री और समितियां चेतावनी दे रही थीं कि भारत की समाजवादी नीतियां अब टिकाऊ नहीं है। राजीव गांधी ने भी 1985 में अपनी इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वो अधूरी रह गई थी। 1991 ने इन्हें पूरा कर दिया। मजबूरी ने सुधार करवाए, लेकिन इतिहास ने इन्हें भारत का टर्निंग पॉइंट बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि इन सुधारों ने भारत को क्या दिया? जवाब है एक नई शुरुआत। GDP ग्रोथ 1.1% से बढ़कर 4.8% हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, नौकरियां बढ़ी, कई सेक्टर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने। IT सेक्टर ने विस्फोट किया, भारत में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। लेकिन क्या इन सुधारों ने कुछ समस्याएं भी पैदा की? हाँ, असमानता बढ़ी, गरीबी में गिरावट धीरे हुई, कृषि को तुरंत फायदा नहीं मिला, PSUs का पतन तेज हुआ और समाज में उपभोक्तावाद बढ़ा। लेकिन कुल मिलाकर 1991 के सुधारों ने भारत को बर्बादी से बचाया और एक नई दिशा दी। ये कहानी संकट से अवसर तक की यात्रा है। ये कहानी गिरती हुई अर्थव्यवस्था से उठती महाशक्ति की कहानी है और यही कारण है कि UPSC में से बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये भारत के आधुनिक इतिहास का असली टर्निंग पॉइंट है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल UPSC प्रिपरेशन ओनली को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपके सपनों को सच करने के लिए बनाया गया है।